स्टार्ट किया जाए? देवी और सजनों, फटाफट से एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करें? तो आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में, जिसको हम लोग टीए नाम से जानते हैं। और कुछ ट्रैवलिंग अलाउंस जो हमारा कौन सा एफआरएसआर का पार्ट है, ट्रैवलिंग अलाउंस कौन बताएगा? फटाफट से पब्लिक चैट में बताइए, कौन सा पार्ट में एफआरएसआर का आपका ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में बताया गया? ज्ञानेंद्र जी बोला 3, बाकी लोग बताइए। महेश बोला 3, सुधाकर 2, किशोर 2, मधुस्मिता बोले 3, बाकी संतनु बोले 3, कुछ लोग आपका 2 भी बोले हैं, शत्रुघ्न, सोनी, इंद्रजीत, मुकेश, संतोष, वेरी गुड सोनी जी, इंद्रजीत जी, शत्रुघ्न, संजीव, ज्योतिर्मय, पार्ट 2, मंदाकिनी, वेरी गुड। यहाँ पे याद रखिए, देखिए ये हमको भी दिक्कत होता है, तो पार्ट 2 जो होता है ना, आपका ट्रैवल करने के लिए आपको क्या चाहिए? टूर चाहिए, है ना, घूमना चाहिए। तो ये 2 से पार्ट 2 आता है। ट्रैवल करने को आप याद रखिए टूर, टूर मतलब TWOR, टूर। ट्रैवल करने के लिए हमको टूर में जाना है, और टूर मतलब पार्ट 2, है ना। तो एफआरएसआर पार्ट 2 जो है, इसमें हमको क्या बताया गया? ट्रैवलिंग अलाउंसेस के बारे में बताया गया। याद रहेगा कौन सा पार्ट में? फटाफट अभी पब्लिक चैट में बताइए। In which part of FRSR fundamental rules and supplementary rules traveling allowance has been discussed in part 2? याद रहेगा ना, ये सवाल भी आपको एग्जाम पे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे ये FRSR पार्ट 2 का पार्ट है, और यहाँ पे कुछ हम लोग जो सप्लीमेंट्री रूल्स है, एसआर जो है, उसी के भीतर इसको कवर किया गया। एसआर 1 से ट्रैवलिंग अलाउंस को आपका स्टार्ट किया गया है, 195 तक एसआर जो है, डिफरेंट एसआर में ट्रैवलिंग अलाउंस को आपका कवर किया गया है। वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में जब हम देखते हैं तो कौन सा पार्ट में आते हैं? तो ये एफआरएसआर पार्ट 2 है, और सप्लीमेंट्री रूल्स में इसको कवर किया जाता है ना। अब यहाँ पे जब हम पहला रूल में आते हैं, तो SR1 सप्लीमेंट्री रूल 1 जो है, ये बताता है कि इस रूल का नाम क्या है? सप्लीमेंट्री रूल्स है। और इस सप्लीमेंट्री रूल में ही हमारा 1 से 195 के भीतर ट्रैवलिंग अलाउंस को कवर किया गया, और एक एक करके क्या क्या दिया गया हम लोग आज थोड़ा सा देख लेंगे। और साथ में स्वामी हैंडबुक, ये पोर्शन भी मैं आपको आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस रिलेटेड जो भी लेटेस्ट मॉडिफिकेशन है, गाइडलाइंस है, चेंजेस है, सारा आपको इसी के भीतर आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो दोनों को हम लोग साथ में लेके जाएंगे, कभी हम लोग यहाँ से थोड़ा देखेंगे, कभी उधर से थोड़ा देखेंगे, है ना। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, पहला एसआर जो है, SR1 जो है, हमको बताया है कि इस रूल का नाम, SR1 का नाम सप्लीमेंट्री रूल्स है। SR2 जो है, ये बताता है डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन पोर्शन में क्या क्या डेफिनेशन दिया गया? एक डेफिनेशन दिया गया एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ये क्या है, इसके बारे में बताया गया। क्या बोला जा रहा है? एक्चुअल ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मीन्स द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ transporting a government servant with his servants and personal luggage, including charges for ferry or other tolls or carriage camp equipment etc. तो जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसफर होता है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट का ट्रांसपोर्ट के लिए, और अगर वो एलिजिबल है तो उनके सर्वेंट के ट्रांसफर के लिए, पर्सनल लगेज के लिए, है ना, या इसके भीतर आपका फेरी के माध्यम से जाए, डिफरेंट टोल टैक्सेस, सारा चीज़, कैरेज का जो डिफरेंट इक्विपमेंट, कैंप जो यूज़ किया, ये सारा जगह मिला के जो एक्चुअल खर्चा उन्होंने किया, इसी को हम बोलेंगे एक्चुअल ट्रैवल एक्सपेंसेस। इसमें कुछ खास है नहीं, बस यहाँ पे आपको एक चीज़ याद कर लेना है कि यहाँ पे ये भी बताया गया, एक्चुअल ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट विथ हिज सर्वेंट्स, है ना। तो उनके सर्वेंट के साथ, अगर ये एलिजिबल है, एलिजिबिलिटी कंडीशन के हिसाब से है, ये रूल तो आज का बनाया हुआ है नहीं, है ना,
तो जिस कारण से कभी कभी एक दो चीज़ हम लोगों को ऑकवर्ड भी लग सकता है, पर रूल में दिया गया ये हम लोग देख सकते हैं, है ना। फिर क्या बोला गया, पर्सनल लगेज, उनका जो लगेज है वो भी है, इसके भीतर फेरी का चार्जेस इंक्लूडेड है, टोल इंक्लूडेड है, और डिफरेंट कैरेज ऑफ कैंप इक्विपमेंट। मान लीजिए पुराने ज़माने में जब था, अलग अलग जगह जाते थे, हमको कैंप बनाना पड़ता था, रहना पड़ता था, तो वो जो कैंप इक्विपमेंट वगैरह हम कैरी करते थे उसके लिए भी हमको जो खर्चा होता था, ये सारा मिला के मेरा एक्चुअल ट्रैवल एक्सपेंसेस जो है वो बोला जाता था। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन हमने क्या देखा, एक्चुअल ट्रैवल एक्सपेंसेस का। अब आते हैं हम लोग बिल्कुल अगला डेफिनेशन। अगला डेफिनेशन क्या दिया गया, अप्रेंटिस। ये आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है, अप्रेंटिस के बारे में आपके एग्जाम पे पूछा जा सकता है। क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है apprentice means a person deputed for training in a trade or business with the view to employment in government service, who draws a pay at monthly rate from government during such training but is not employed in or against a substantive vacancy in the cadre of the department। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपने डिपार्टमेंट में या फिर डिफरेंट बिजनेस में डिफरेंट जगह पे हम क्या करते हैं, कोई एक पर्सन को कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ पे आओ, मान लो कि पोस्ट ऑफिस में हम चालू किए कि तुम मेरे पोस्ट ऑफिस में आओ डिफरेंट स्टूडेंट के लिए, और यहाँ पे आके तुम देखो पोस्ट ऑफिस कैसे काम करता है, कैसे क्या क्या होता है, मान लो कि कोई प्रोजेक्ट वर्क करो, है ना। तो इसके लिए क्या हुआ, उस बंदे को कुछ मंथली पेमेंट, एक प्रकार का स्टाइपेंड हम उसको बोल सकते हैं, जो उनको दिया जाता है। बट इस समय पे उनको मैं कोई परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा हूं, कोई सब्सटेंटिव वैकेंसी में मैं उसको, आपका सब्सटेंटिव कैडर में मैं उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा हूं, बस एक ट्रेनिंग उनको दिया जा रहा है, और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड सम पे इज गिवन टू हिम विच मे बी कॉल्ड एज स्टाइपेंड, है ना। और इस जगह पे उस व्यक्ति को बोला जाएगा, वो बंदा जो है अप्रेंटिस के रूप में मेरे डिपार्टमेंट में, मेरे एरिया पे आके काम कर रहा है ना। क्लियर है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में आप देखिएगा, बड़े फार्म्स में, खास करके इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में भी हम लोग बहुत जगह पे देखे हुए हैं कि डिफरेंट कंपनी में, डिफरेंट फार्म में लोग अप्रेंटिस के रूम पे जाता है, और वहाँ पे जब जाता है कुछ पैसा उनको दिया जाता है, बट ये परमानेंट एम्प्लॉयमेंट उनका वहाँ पे नहीं है। क्लियर है। आगे आते हैं हम लोग डे। तो डे को डिफाइन किया गया ट्रैवलिंग अलाउंस रूल में, जहां पे बोला गया डे मीन्स कैलेंडर डे, बिगिनिंग एंड एंडिंग एट द मिडनाइट। देखिए यहाँ पे ये बात जो है नोट करने के लिए लायक है ना, कि डे का मतलब क्या है, चलो डे का मतलब कैलेंडर डे हम सभी लोग जानते हैं, बट इसका शुरू कहाँ हुआ और ख़त्म कहाँ हुआ, तो रात का 12 बजे से। जिस कारण से देखिएगा जब हम लोग टीए बिल बनाते हैं, है ना, जब हम कैलकुलेट करते हैं कि मेरा जर्नी पॉइंट एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर, है ना, आगे हम लोग देखेंगे एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर। मान लीजिए कोई एक बंदा जो है, चलिए एक एग्जांपल आपको, मान लो कोई एक बंदा जो है वो 7 घंटे के लिए, 7 आवर्स के लिए वो एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी है ना, 7 घंटे के लिए एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी है, और उसका मान लीजिए कि जो फूड बिल है वो है 1,000 रुपया, ठीक है। पर डे का जो फूड बिल जो उनको मिलना चाहिए वो है 1,000 रुपये। अब बताइए 7 घंटे के एब्सेंस के लिए उनको कितना मिलेगा, 7 घंटे का एब्सेंस के लिए उसको कितना मिलेगा, 500। मंदाकिनी जी बोले 500, बाकी बाकी लोग बताइए फटाफट से। शिवेन बोले 70%, देवेन बोले, अरे देवेन जी वेलकम बैक, बहुत दिन बाद आपका मतलब चेहरा तो नहीं देखा, नाम सुना। सीताराम जी, सीताराम जी भी बीच में एब्सेंट रह रहे थे, चलिए अच्छी बात है, आप लोग ज्वाइन किए हैं तो अच्छी बात है। देवेन जी इस बार एग्ज़ाम देना है ना, देना है कि नहीं, चलिए हम आपसे बाद में बात करेंगे, है ना। और अच्छे से पढ़िए सब लोग, हम चाहते हैं कि आप सब लोग इस बार एकदम एक ऐसा परफॉर्मेंस देना है ना कि याद रखे लोग, ठीक है। अभी से पूरा भिड़ जाइए, पढ़ाई लिखाई छोड़ के और कुछ है नहीं, अभी एकदम सब कुछ छोड़ छाड़ के पूरा मन लगा के पढ़िए, एकदम तोड़ू परफॉर्मेंस देना है, ठीक है। उसके बाद हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो और अच्छा है। फाइनल बात याद रखिएगा, मेहनत पे भरोसा करिए, है ना। वो भगवान श्री कृष्ण ने जो बोल गया है कि कर्म करो फल का जो है मतलब एक्सपेक्ट मत करो,
हमारा काम है प्रिपरेशन करना, हम प्रिपरेशन करेंगे, हुआ तो अच्छा है, नहीं हुआ तो और अच्छा है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कितना है 70% है ना, अप टू 6-7 आवर्स नहीं, संतोष जी पिटाई खाइएगा, अप टू 6 आवर्स। देखिए ये सवाल आपसे पूछेगा, यहाँ पे लिमिट है, क्या है यहाँ पे कितने कितने का लिमिट है, देखिए यहाँ पे कितने समय का लिमिट है, कितने समय से एब्सेंस के लिए कितना है, देखिए यहाँ पे फटाफट, एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर इज लेस देन 6 आवर, दिखाई दे रहा है ना। इफ द एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर इज लेस देन 6 आवर्स, तो 30% ऑफ द लमसम अमाउंट, क्लियर है। अगर हेडक्वार्टर से एब्सेंस जो है ये आपका 6 घंटे से कम है, अप टू नहीं, लेस देन 6 आवर, है ना, तो क्या हो जाएगा, बोला जा रहा है 30% ऑफ लमसम अमाउंट। अब लमसम अमाउंट मैंने यहाँ पे कितना लिया था, 1000, है ना, लमसम अमाउंट मैंने कितना लिया था, 1000, तो यहाँ पे इसका 30% कर दो। अब मान लो कि 6 घंटे से लेके बिटवीन 6 आवर अप टू 12 आवर, 6 से 12 घंटा, इसमें कितना आएगा, 70% ऑफ द लमसम अमाउंट। ये लमसम का 70% है, तो कितना आ जाएगा, 700 रुपये हो जाएगा। और एबसेंट अगर 12 घंटे से ज़्यादा है तो कितना हो जाएगा, 100% ऑफ द लमसम अमाउंट। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको किस तरीके से पूछ सकता हूँ, मैं आपको पूछूंगा ये नहीं कि एब्सेंस था 7 घंटा, मैं बोलूंगा मान लीजिए कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई एक गवर्नमेंट सर्वेंट है। अब मान लीजिए उन्होंने ट्रेनिंग के लिए, उन्होंने ट्रेनिंग के लिए आपका जर्नी स्टार्ट किया, और कितने बजे स्टार्ट किया, तो मान लीजिए वो जर्नी स्टार्ट किया शाम का 7 PM पे, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए आउटवर्ड जर्नी जो है उसने स्टार्ट किया 7 बजे, ठीक है। तो ये जो डे, जिस दिन में वो जर्नी स्टार्ट किया, उस दिन के लिए उनका जो फूड बिल है वो कितना मिलेगा, उसका पे लेवल हम आपको दे देते हैं। मान लीजिए वो बंदा जो है लेवल 7 पे है, वो बंदा जो है लेवल 7 पे है, शाम का 7 बजे आउटवर्ड जर्नी स्टार्ट किया, तो कितना मिलेगा बताइए, लेवल 7 पे है। तो आपको यहाँ पे क्या जानना है, यहाँ पे आपको ये जानना है कि लेवल 7 के लिए कितना मिलता है, पहले तो ये जानना है ना, पहले आपको ये जानना है। तो देखिए उसके बारे में यहाँ पे दिया गया, आगे हम लोग इसको मैं नोट्स में आपका डाल दूंगा, चिंता का कुछ नहीं है ना। यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग अलाउंस जो हमको डेली अलाउंस मिलता है उसके भीतर लेवल 7 में कहाँ पे बताया गया, तो देखिए 6 to 8, मतलब इसके भीतर मेरा लेवल 7 आएगा। तो लेवल 7 में फूड बिल कितना है पर डे का, फूड बिल कितना है 1000 रुपीज, है ना। ये आपका लेटेस्ट जो अमेंडमेंट हुआ है ना, एक जितना हमको याद आ रहा है 1/1/2024 से, ये रेट कब से लगा हुआ है, ये रेट आपका लगा हुआ है फ्रॉम 1/1/2024। देखिए आप जब एग्जाम देते हैं ना तो कभी कभी डेट भी पूछ लेता है कि मान लीजिए मुझे जो फूड बिल मिलता है ना, रीइंबर्समेंट होता है इन फूड बिल का जो रीइंबर्समेंट है ये हमारा लेवल 7 के लिए मान लो कि 1000 रुपये कब से है, तो सवाल आपके एग्जाम पे ये भी पूछ सकता है, क्लियर है। तो याद रखना है 1/1/2024 ऑनवर्ड ये वाला चेंजेस जो है एट प्रेजेंट हमारा रखा गया। आज हम लोग इसको भी याद कर लेंगे, यहाँ से भी सवाल हमारा एग्जाम पे आएगा। एक सवाल मैं गारंटी आपको दे रहा हूँ, जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं ये डेली अलाउंस वाला पॉइंट 2, इस टेबल के भीतर से एटलीस्ट एक सवाल आपके एग्जाम पे आएगा 100%, एकदम गारंटी है, ये वारंटी भी नहीं है, पूरा गारंटी है। याद रखना है यहाँ से आपको सवाल पूछ सकता है। और यहाँ पे कुछ लोग क्या किया था ना, जो मान लो कि लास्ट बार आप प्रिपरेशन किए थे, आपके दिमाग में पुराना वाला बैठा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है, पुराना वाला जो बैठा हुआ है उसी के साथ 1.25 मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, क्योंकि मान लीजिए ये डिफरेंट जगह पे, जैसे आपका एकोमोडेशन का चार्ज, आपका मान लो कि रीइंबर्समेंट ऑफ फूड बिल, ये पहले जितना था उसके साथ 25% ये बढ़ चुका है ना। क्यों, क्योंकि हमारा डीए जो है जब 50% बढ़ेगा, तो बोला गया था जब डीए 50% बढ़ेगा तो ये 25% बढ़ेगा। अब डीए 50% जब बढ़ गया तो ये क्या हुआ, आपका 25% बढ़ गया, है ना।
तो बढ़ के जैसे मान लीजिए लेवल 7 था, उसके लिए पहले कितना था, पहले था 800 रुपये था फुट बिल। अब इसको 1.25 से मल्टीप्लाई करिए तो आ गया 1000 रुपये। अब आप लेवल 9 पे जाइएगा तो वहाँ पे इस तरीके से ही आपका डिफरेंट अलग अलग लेवल के लिए दिया हुआ है। तो आपको अगर प्रीवियस वाला याद है तो ज़्यादा दिमाग में जोर लगाने का ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। प्रीवियस वाला याद किए, उसी के साथ 1.25 करिए तो ये वाला आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए, तो जो क्वेश्चन मैं पूछा था, शाम को 7 बजे कोई बंदा निकला था, मान लीजिए लेवल 7 में था, तो उसको कितना मिलने वाला था उस दिन के लिए। अच्छा, ये तो शिवेन जी तो ये है। चलिए, तो आपका 300 रुपये मिलने वाला है, क्योंकि 1000 का 30% हो जाएगा, है ना। चलिए आगे आते हैं हम लोग, आगे देखते हैं डे का कैलकुलेशन। डे किसको बोलेंगे ये हमने देख लिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं फैमिली कौन है ना। ये फैमिली कौन है ये जानना बड़ा मुश्किल सा बात है ना। अलग अलग रूल में अलग अलग रूल फैमिली आप में आता है, और सबसे कंफ्यूजिंग डेफिनेशन जो है ये फैमिली वाला का ही रहता है। क्या बोला गया, बोला गया फैमिली मीन्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स वाइफ और हस्बैंड। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट का जो वाइफ होगा या फिर हस्बैंड होगा, जाने के स्पाउस होगा, वो जरूर उसका फैमिली मेंबर होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन, है ना। एज द केस में बी रिसाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट। फैमिली मीन्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स वाइफ और हस्बैंड, एज द केस में भी। तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट का जो वाइफ होगा या हस्बैंड होगा, वो उसके साथ आपका ये आपका उसका फैमिली मेंबर बोला जाएगा। और यहाँ पे आपका कंडीशन दिया गया, देखिए, रिसाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, है ना। यहाँ पे आपका कंडीशन दिया गया ट्रैवलिंग अलाउंसेस के केस में कि गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ उनको रहना है, ये कंडीशन हमको देखना है। चलिए 1 मिनट का समय दीजिए हमको, 1 मिनट प्लीज वेट करिए। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे हमारा ट्रैवलिंग, प्लीज प्रोवाइड अस नोट्स ऑन डेफिनेशन ऑफ फैमिली एंड एप्लीकेबल डिफरेंट टूल्स प्रोसेस मैनर साइड बाय साइड। नोट्स ऑन डेफिनेशन ऑफ फैमिली एंड एप्लीकेबिलिटी इन डिफरेंट रूल्स इन कंसाइज मैनर साइड बाय साइड। देखिए, जब हम शिवेन जी जो भी रूल डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो प्रोविजन दिया गया वो तो हम लोग डिस्कस करते चल रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा मेहनत आपको भी लगाना पड़ेगा, अलग अलग। पहले हम लोग कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए, फिर जाके हम लोग समराइज कर पाएंगे, आप खुद भी समराइज कर पाइएगा, ठीक है। जो जो जगह पे आपका कन्फ्यूजन होता है, जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक टर्म आता है फैमिली, है ना। तो फैमिली का डेफिनेशन अलग अलग रूल में अलग अलग होता है। तो आप फैमिली के ऊपर ही एक चार्ट बना लीजिए, जिस चार्ट में आप मान लो कि 8 5 गो बॉक्स बना दीजिए। एक में कर दीजिए कि कंडक्ट रूल, इसके हिसाब से कौन फैमिली होगा, है ना। एक में कर दीजिए आपका एलटीसी रूल, इसमें कौन फैमिली होगा। एक में कर दीजिए सीजीएचएस या सीएसएमए रूल, इसमें कौन फैमिली होगा। एक में आप कर दीजिए हमारा मान लीजिए जीपीएफ, उसमें कौन फैमिली होगा। एक में आप कर लीजिए हमारा ट्रैवलिंग अलाउंस रूल, इसमें कौन फैमिली होगा। तो ये अलग अलग करके जब आप एक जगह पे रखी पाइएगा, तब जाके देखिएगा इसका डिफरेंस जो है आपको सेग्रीगेट करने में थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसको देख पाएंगे या डिस्कस कर पाएंगे। अभी दिमाग में उतना ज़्यादा जोर लगाने का है नहीं। पहले जब हम पढ़ रहे हैं मोटा मोटी एक बेसिक आइडिया आपको रहेगा, है ना। यहाँ पे देखिए ट्रैवलिंग अलाउंस के केस में कंडीशन क्या दिया गया। ट्रैवलिंग अलाउंस के केस में देखिए बाकी कोई रूल में गवर्नमेंट सर्वेंट और गवर्नमेंट सर्वेंट का जो स्पाउस होता है उसको मतलब उस जगह पे आपका एक ही जगह पे रहने का कंडीशन नहीं है। सारा रूल पे बोला गया इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द गवर्नमेंट सर्वेंट स्पाउस इज रिसाइडिंग विथ हिम और हर और नॉट, उसके साथ रहे या ना रहे। बट जब आप फैमिली का डेफिनेशन ट्रैवलिंग अलाउंस के केस में देख रहे हैं तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई फैमिली में हम तभी ट्रीट करेंगे जब वो गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ रहेगा। क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे मान लो कि जब हम ट्रैवलिंग अलाउंस देते हैं तो ज़्यादातर केस में देखा जाएगा कि हेडक्वार्टर से जा रहा है ना, कि हम वो उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, तो यहाँ से वो जा रहा है नहीं जा रहा है। और ये ऑप्शन कब मिलेगा, नॉर्मली आप रखिएगा जब ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा तो टूर के केस में। टूर में तो हम फैमिली लेके जाएंगे नहीं, हम ट्रांसफ़र के केस में जाएंगे। अब ट्रांसफ़र के केस में अगर मेरा स्पाउस मेरे साथ रहा ही नहीं, मेरे साथ आया ही नहीं, तब जाके भाई उसको पैसा क्यों देगा गवर्नमेंट, है ना।
गवर्नमेंट उसको पैसा क्यों देगा? जिस कारण से बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स वाइफ और हस्बैंड एज द केस में बी रिसाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट। अब मेरे साथ मेरा बीबी रहेगी तभी ना गवर्नमेंट उसको पैसा देगा आने के लिए। अब मेरा बीबी मान लो कि दूसरे जगह पे रहती है और दिखाया हुआ भी है कि भाई वो दूसरे जगह पे काम कर रही है, तो भाई जब वो दूसरे जगह पे काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट तुमको लाने के लिए क्यों ट्रांसपोर्ट अलाउंस देगा, है ना? तो फैमिली यहाँ पे बोला गया आपका तभी माना जाएगा जब आपका स्पाउस आपके साथ रहती है। अदरवाइज यहाँ पे आपके खिलाफ अगर मान लो कि आपने दिखा दिए कि नहीं मेरा बीबी रहती नहीं है फिर भी हम ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो आपका अवेल कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके ऊपर भी एलिगेशन आ सकता है ना? फिर क्या बोला गया? बोला गया लेजिटिमेट चिल्ड्रेन जो लीगल चाइल्ड है एंड स्टेप चिल्ड्रेन रिसाइडिंग विथ होली डिपेंडेंट अबाउट द गवर्नमेंट सर्वेंट। अब देखिए फैमिली में जब हम वाइफ और या हस्बैंड देखें यहाँ पे हमारा आपका रिसाइडिंग विथ तो बोला गया बट होली डिपेंडेंट और नॉट ये कंडीशन नहीं रखा गया। बट जब चिल्ड्रन या स्टेप चिल्ड्रन के बारे में हम देख रहे हैं तो एक तो कंडीशन दिया गया रिसाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, सेकेंड कंडीशन दिया गया होली डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये दो चीज जो है यहाँ पे आपका दिया गया, इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कुछ डिसीजन जीआईडीज आपका आया हुआ था फैमिली मेंबर्स के ऊपर, फैमिली के ऊपर, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। पहला केस बोला गया ओनली वन वाइफ इज कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ फैमिली फॉर दीज रूल। तो आप जब ट्रैवलिंग अलाउंस रूल के बारे में बात करते हैं तो वहां पे आपका एक ही बीबी हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं, भले ही आप कितना ताकतवर हो और कितना हिम्मतवार हो, है ना? हम लोगों को तो एक बीबी से ही डर लग जाता है, अब किसी को मान लीजिए एक से ज़्यादा है, ठीक है भाई, पर ट्रैवलिंग अलाउंस रूल पर्पस आपको एक से ज़्यादा बीबी को हम फैमिली में ट्रीट नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये एक बात बताया गया। दूसरा बात क्या बताया गया? बोला गया ओनली 2 चिल्ड्रेन आर एलिजिबल फॉर टीए ऑन ट्रांसफर फ्रॉम 1/1/1999। तो बोला गया 1 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 1999 से आपका ट्रांसफर के समय जो टीए मिलता है वो केवल 2 बच्चे के लिए ही मिलेगा, उससे ज़्यादा बच्चे के लिए नहीं मिलेगा। ये कंडीशन भी आपका यहाँ पे दिया गया है। क्लियर है? याद रखना पड़ेगा हमको कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया अप टू 2 चिल्ड्रेन फ्रॉम 1 जनवरी 1999। ठीक है, फिर क्या बोला गया? एडॉप्टेड चिल्ड्रेन आर ट्रीटेड एज लेजिटिमेट इफ एडॉप्शन इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड। तो जो हम देखे थे थोड़ी देर पहले लेजिटिमेट चिल्ड्रेन के बारे में बताया गया था, जहां पे 2 कंडीशन इंपॉर्टेंट हम लोग देखा था। क्या क्या देखा था चिल्ड्रेन के केस में? कंडीशन बताइए फटाफट, पब्लिक चैट में मैसेज करिए। चिल्ड्रेन के केस में 2 कंडीशन हम लोग देखा था, बताइए क्या क्या कंडीशन था उसमें? 2 कंडीशन था। स्टेप चिल्ड्रन रिसाइडिंग विद गवर्नमेंट सर्वेंट, बिल्कुल एक कंडीशन हो गया रिसाइडिंग विद गवर्नमेंट सर्वेंट। सेकंड कंडीशन क्या है? फुल्ली डिपेंडेंट, वेरी गुड, फुल्ली डिपेंडेंट, है ना? बिल्कुल, एक तो रेसिडेंस उसके साथ रहना है, दूसरा फुल्ली डिपेंडेंट है। एज का कंडीशन यहाँ पे नहीं दिया गया, है ना? चलिए आगे आते हैं। आगे क्या बोला गया? चिल्ड्रन के भीतर देखिए, हम थोड़ी देर पहले क्या बोला कि आपको एज का कंडीशन यहाँ पे नहीं दिया गया। चिल्ड्रन के भीतर कौन कौन इंक्लूडेड है? तो बोला जा रहा सॉन अगर मेजर है फिर भी वो आपके चिल्ड्रन में इंक्लूडेड है। मैरिड डॉटर, है ना? मैरिड डॉटर वो भी आपका, आपके ऊपर आपका। अब मैरिड डॉटर के केस में थोड़ा सा कंडीशन अलग है। मान लो कि मेजर सॉन जो है वो आपके ऊपर अगर आपके साथ रहता है और फुल्ली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए मेजर सॉन, ये सवाल पूछेगा आपसे, ये सवाल कभी भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए एक 20 साल का 22 साल का लड़का है आपका या मेरा, तो वो बंदा जो है क्या वो फैमिली मेंबर्स के भीतर ट्रीटेड होगा या नहीं? बताइए। एक मेरा बच्चा है जिसका 22 साल एज है, मान लो कि वो आपका मैंने कोई मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, मेरे साथ रिसाइड करता है, वेदर ही विल बी ट्रीटेड एज नॉट, बिल्कुल वो हमारा फैमिली मेंबर्स ट्रीट किया जाएगा। उसका शादी हो चुका है, बताइए मेजर सॉन, उसका शादी हो चुका है, अब ट्रीटेड होगा कि नहीं? यहाँ पे कहीं पे नहीं बोला गया मेजर सॉन का शादी हो गया तो नहीं होगा।
मेजर जॉन अगर शादी के बाद भी मेरे ऊपर डिपेंडेंट है तो उस केस में वो ट्रैवलिंग अलाउंस के लिए आपका मेरे साथ रहता है और मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, तो टीए रूल के पर्पज से वो मेरा फैमिली मेंबर है। बट मैरिड डॉटर जो है वो आपका फैमिली मेंबर्स नहीं होगा। वो फैमिली मेंबर्स कब होगा? तो बोला गया मैरिड डॉटर्स अगर सेपरेटेड है ना, मैरिड डॉटर्स इफ सेपरेटेड और विडोड। मैरिड डॉटर्स के केस में कंडीशन क्या दिया गया? मैरिड डॉटर्स के केस में तो पहला बोला गया मेजर्स ऑन मैरिड डॉटर्स सेपरेटेड abandoned बाय देयर हस्बैंड इंक्लूडिंग विडोड डॉटर्स, है ना। तो आपका मैरिड डॉटर्स जो है सो लॉन्ग एज दे आर रिसाइडिंग विथ एंड होनली डिपेंडेंट अपॉन द पेरेंट। तो मैरिड डॉटर्स के केस में भी आपका क्या बोला गया? अगर वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आपके साथ ही रहती है ना, तो उस केस में वो आपका फैमिली मेंबर्स हो जाएंगे, है ना। तो मैरिड डॉटर के केस में भी बोला गया आपका जो सॉन है मेजर वो आपका फैमिली मेंबर्स है। मैरिड डॉटर सेपरेटेड एबंडेंट फ्रॉम देयर हस्बैंड, अगर वो सेपरेट हो चुका है या फिर हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया किसी कारणवश, या फिर मान लो कि विडोड है, तो उस केस में तो बेसिक फंडा जो है यहाँ पर दो है। क्या है? मतलब बेसिकली चिल्ड्रन के केस में मैं बात कर रहा हूँ। बेसिक फंडा यहाँ पे दो है, एक है डिपेंडेंसी, एक है सॉरी दूसरा रिसाइड कर रहा है कि नहीं, है ना। एक आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं, दूसरा डिसाइड कर रहा है कि नहीं। शादी हुआ नहीं हुआ डजेंट मैटर, अगर शादी हुआ है दोनों मिलके आपके पास ही रह रहा है मेरे पास ही रह रहा है तो वो आपका फुल्ली डिपेंडेंट है, तो उस केस में आपका क्या होगा? वो फैमिली मेंबर्स ट्रीट किया जा सकता है। फैमिली के भीतर और कौन कौन इंक्लूडेड है? तो बोला गया फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स, विडो सिस्टर्स, माइनर ब्रदर्स, स्टेप मदर्स इफ होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, है ना। तो ये बात याद रखना है कि आपका पेरेंट्स, आपका विडो सिस्टर, माइनर ब्रदर, ये सारा या फिर स्टेप मदर, ये सारा आपका फैमिली मेंबर, मेरा फैमिली मेंबर होंगे। कौन सा केस में होंगे? अगर वो आपके ऊपर होली डिपेंडेंट है तो उस केस में, है ना। फिर क्या बोला गया? स्टेप फादर इज नॉट इंक्लूडेड फॉर टीए ऑन ट्रांसफर। देखिए ये बात आपका बताया गया, याद रखना है। स्टेप मदर जो है वो आपका टीए के लिए भी आपका फैमिली मेंबर है, एलटीसी के लिए भी फैमिली मेंबर है। बट स्टेप फादर अगर है तो बोला गया स्टेप फादर इज नॉट इंक्लूडेड फॉर टीए ऑन ट्रांसफर बट इज इंक्लूडेड इन एलटीसी। तो एलटीसी में जब जाते हैं स्टेप फादर जो है वो इंक्लूडेड हो जाएगा फैमिली मेंबर्स में, बस स्टेप फादर जो है ट्रांसफर के केस में, टी ऑन ट्रांसफर के केस में वो फैमिली मेंबर नहीं होंगे। क्लियर है? तो ये कुछ डिसीजन दिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब बाकी जो कुछ और डेफिनेशन है उसको हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अगला डेफिनेशन दिया गया हिल स्टेशन। तो हिल स्टेशन मीन्स एनी प्लेस विच ए कंपिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर टू बी ए हिल स्टेशन। तो कंपिटेंट अथॉरिटी ने कोई पर्टिकुलर प्लेस को अगर हिल स्टेशन डिक्लेयर किया, अब ऐसा नहीं कि भाई हिल स्टेशन में हिल है नहीं पर हिल स्टेशन डिक्लेयर कर दिया, ऑन रीजनेबल ग्राउंड ही रहेगा, तो अगर कंपिटेंट अथॉरिटी ने डिक्लेयर किया तब उसको हिल स्टेशन बोला जाएगा। खास कुछ है नहीं इसमें। प्रोबेशनर का डेफिनेशन, प्रोबेशनर क्या है? तो बोला जा रहा है प्रोबेशनर मींस गवर्नमेंट सर्वेंट एम्प्लॉयड ऑन प्रोबेशन इन और अगेंस्ट ए सब्सटेंटिव वैकेंसी इन द कैडर ऑफ ए डिपार्टमेंट। किसी भी डिपार्टमेंट का पर्टिकुलर कैडर में सब्सटेंटिव वैकेंसी में जब किसी गवर्नमेंट सर्वेंट का एम्प्लॉयमेंट होता है और वो प्रोबेशन पीरियड में रहता है ना। प्रोबेशन पीरियड मतलब जब वो परमानेंट नहीं हुआ, है ना, तो उस पीरियड में उस बंदा को बोला जाएगा प्रोबेशनर। क्लियर है? अब प्रोबेशनर के बाद डिफाइन किया गया पब्लिक कन्वेंस। पब्लिक कन्वेंस का मतलब क्या हुआ? तो बोला गया जो ट्रेन है, स्टीमर है या फिर अदर कन्वेंस विच पाइल्स रेगुलरली फॉर कन्वेंस ऑफ पैसेंजर। तो ट्रेन हो, स्टीमर हो, बस हो या फिर दूसरा किसी भी कन्वेंस का मोड हो जो रेगुलर बेसिस पे पैसेंजर को कन्वे करता है, लेके आता जाता है, उसको बोला जाएगा पब्लिक कन्वेंस। क्लियर है? अगला डेफिनेशन यहां पे दिया गया ट्रांसफर का। क्या बोला गया? बोला गया ट्रांसफर मींस मूवमेंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम वन हेडक्वार्टर
फ्रॉम वन हेडक्वार्टर स्टेशन टू अनदर हेडक्वार्टर स्टेशन, है ना। तो एक जगह से दूसरे जगह पे जब बंदे का ट्रांसफर होगा, वो एक जगह से दूसरे जगह पे एम्प्लॉयमेंट होगा, उसको बोला जाएगा ट्रांसफर। तो बोला जा रहा है टू टेक अप, ये ट्रांसफर क्यों हो रहा है, तो बोला गया टेक अप द ड्यूटीज इन ए न्यू पोस्ट। एक हो सकता है उसको नए पोस्ट में उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, मतलब ट्रांसफर हो गया एक जगह से दूसरे जगह पे। दूसरा क्या हो सकता है, मान लीजिए उस बंदे का हेडक्वार्टर चेंज हो गया, है ना, पहले हेडक्वार्टर ए सिटी में था, बाद में हेडक्वार्टर बी सिटी में हो गया। तो ये जो ट्रांसफर हुआ इसी को भी हमारा ट्रांसफर ही कहलाएगा। किसी का अगर हेडक्वार्टर चेंज हो जाता है वो भी ट्रांसफर होगा, नए पोस्ट में अगर वो बंदा जाके ज्वाइन करता है तो उसको भी ट्रांसफर ही कहलाया जाएगा। क्लियर है, ये कुछ डेफिनेशन जो है हमारा यहाँ पे दिया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक दिक्कत नहीं हो रहा है कोई, एक बार कंफर्म करिए यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अगर डाउट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो और अच्छी बात है। चलिए अब जब हम लोग टीए रूल्स को देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 7 सीपीसी जब हमारा आया, 7 पे कमीशन जब हमारा आया, तो उस जगह पे क्या किया गया, तो बोला गया डिफरेंट पे रेंज को कुछ 5 ग्रुप में बांटा गया, है ना। डिफरेंट पे रेंज जो है इसको कुछ 5 ग्रुप में बांटा गया। लेवल 5 एंड बिलो इसको एक ग्रुप बनाया गया, 6 to 8, 9 to 11, 12 से 13, है ना। और इसके साथ 12 और 13 जो है इसमें और एक इंक्लूड हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं 13A, है ना। तो 12, 13 और 13A जो आपका 13 में लागू होता है वही 13A में भी लागू होता है। 14 एंड अबो, तो 14 एंड अबो एक ग्रुप हो गया, 12, 13, 13A ये एक ग्रुप हो गया, 9, 10, 11, 6, 7, 8, 5 एंड बिलो, है ना। तो ये हमारा कुछ 5 ग्रुप है जिसको यहाँ पे आपका दिया गया। और यहाँ पे जब बोला जाता है, याद रखना है कि ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये पे का मतलब होता है बेसिक पे, है ना। पे का मतलब होता है बेसिक पे, इसके भीतर एनपीए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो है ये इंक्लूडेड नहीं है। कोई एक भाई बहन हमको बताइए नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस कितना होता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस कितना होता है, 20%। 20% किसका, बेसिक का या फिर बेसिक प्लस डीए का, 20% ऑफ बेसिक पे या बेसिक प्लस डीए, बेसिक का, वेरी गुड, 20% होता है ना। अच्छा बताइए बेसिक प्लस एनपीए मिला के मैक्सिमम कितना हो सकता है, फटाफट से बताइए। बेसिक प्लस एनपीए 2,37,500, 2,37,500 आपने बोल दिया तो मैंने भी लिख दिया, है ना। आपने बोल डाला हमने लिख डाला, कोई चिंता नहीं है वीरू, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ पे और एक बात बताया गया, तो बोला गया कोई पर्टिकुलर पोस्ट में कितना पे होगा, कोई पर्टिकुलर पोस्ट में कितना पे है, अगर ये डिसीजन नहीं लिया जाता है, नहीं ले पाते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट जो है कैन क्लेम द टीए बियॉन्ड 1 ईयर ऑफ बिकमिंग ड्यू। तो ड्यू आपका होने के बाद भी आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद भी आपका टीए बिल जो है वो क्लेम कर सकता है। कौन सा केस में, जहाँ पे रेगुलेट नहीं किया गया पर्टिकुलर पे कितना होगा, पे आपका अगर फिक्स नहीं किया गया है तो उस जगह पे बियॉन्ड 1 ईयर, है ना, 1 साल के बाद भी गवर्नमेंट क्या कर सकता है, गवर्नमेंट सर्वेंट आपका क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो ये एक कंडीशन दिया गया, इतना ज़्यादा काम का तो हमारा है नहीं, बट एक आपका दिया गया है तो हम लोग याद रखेंगे। आगे एक और बात बताया गया, बोला कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट इन ट्रांजिट फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर विद इन द ग्रेड इज इंटाइटल टू द लोअर ऑफ द पोस्ट। ये ध्यान रखिए, एसआर 19 क्या बता रहा है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन ट्रांजिट फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर, एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में ट्रांसफर हो रहा है। मान लीजिए कि लेवल 5 में था, लेवल 7 में उसका आपका ट्रांसफर हो रहा है, तो जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो वहाँ पे उनको कितना मिलेगा ट्रैवलिंग अलाउंस, तो बोला जा रहा है यहाँ पे उनको क्लेम करना है लोअर ऑफ द 2 पोस्ट, ये 2 पोस्ट के भीतर जो लोअर पोस्ट है उसी के लिए उनको क्लेम करना है, उसी के लिए वो एंटाइटल्ड है। याद रहेगा, जब एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में जा रहा है
जब एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट में जा रहा है, उस जगह पे उस बंदे को जब ट्रैवलिंग अलाउंस आपका अप्लाई करना है, लेना है, उसका इंटाइटलमेंट कितना होगा? इन दो पोस्ट के भीतर जो लोअर पोस्ट रहेगा उसी का इंटाइटलमेंट उस बंदे का होगा। क्लियर है? तो ये एक बात बताया गया इस सर 19 में, इंपॉर्टेंट है प्रोविजन, सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग चैप्टर 2। चैप्टर 2 में बताया गया डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंसेस के बारे में। हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे जब सप्लीमेंट्री रूल्स, है ना, डिफरेंट जगह पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे सप्लीमेंट्री रूल्स के बारे में। जब सप्लीमेंट्री रूल्स देख रहे थे तो वहां पे हमने ज्वाइनिंग टाइम रूल्स देख रहे थे। तो ज्वाइनिंग टाइम रूल में एक बात हमको आया था कि ज्वाइनिंग टाइम पे दो अलाउंसेस है जो नहीं मिलता है। कौन सा बताइए? बिल्कुल शिवेन जी सही बोले, बिकॉज नॉट ज्वाइंड इन न्यू पोस्ट, वो तो पुराने पोस्ट में ही है एकदम। कन्वेंस एंड परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस, फिक्स ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं, परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस, बिल्कुल परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस एंड कन्वेंस अलाउंस, है ना। तो ये परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस क्या है, कन्वेंस अलाउंस क्या है, ये सारा, ये दो चीज जो है आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये डिस्कस करने से पहले एक आध सवाल हम आप लोगों से पूछ ले, फटाफट से एक बार बता दीजिए। हॉस्टल होटल का जो चार्ज रीइंबर्समेंट होता है लेवल 7 के लिए, लेवल 7 के लिए वो कितना है एट प्रेजेंट? फटाफट से बताइए। 937.50 है ना, 937.50 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखिएगा ना 938 रुपया बता रहे हैं, देवेन बोला 750 प्लस 25%, बिल्कुल। तो ये आपको याद रखना है, आपको यहाँ से सवाल पूछेगा, ये जगह से आपको 100% सवाल पूछेगा। देखिए कितना है, 937 रुपये 50 पैसा। अब यहाँ पे हम क्यों पूछे, तो देखिए ये राउंड ऑफ जो है ना, राउंड ऑफ जो है हर दिन के लिए आपको नहीं करना है। यहाँ पे हर दिन के लिए 937 रुपया 50 पैसा करके ही जाएगा। मान लो आपने 5 दिन होटल पे रहा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करिए, टोटल जितना हुआ, अब उसके लास्ट में भी जब आ रहा है तब उसको राउंड ऑफ करिए। रोज दिन आपको 938 करके नहीं क्लेम करना है ना। तो रेगुलर बेसिस पे मेरा यही रहेगा, इसको हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे। एकदम लास्ट में जब टीए बिल का कैलकुलेशन होता है तो याद रखना है, राउंड ऑफ आपको केवल लास्ट में ही करना है, लास्ट के पहले कभी हम राउंड ऑफ जो है नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें आज चलिए हम लोग थोड़ा सा ये वाला पोर्शन भी एक बार देख लेते हैं, और आज आप लोगों का ये भी टास्क रहेगा, है ना। चलिए, तो ये डिस्कस करेंगे हम लोग लेवल 14 एंड अबव, ये हम एक बार आपको बता भी देंगे। और चलिए एक पहले काम कर लेते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस वाला हम लोग देखेंगे, बट इसके पहले हम लोग ये परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस आज हम लोग यहाँ तक डिस्कस करेंगे। परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस तक क्या है, इसको ख़त्म करने के बाद फिर हम लोग ये वाला पोर्शन से हम लोग थोड़ा बहुत और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस क्या है। अब आप अगर देखिए यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में बताया गया, तो आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि ये इसके भीतर कौन सा प्रकार का अलाउंस जो है आपका ये ट्रैवलिंग अलाउंस के भीतर आता है या नहीं आता है। तो 5 प्रकार अलाउंस के बारे में बताया गया। एक है परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस, दूसरा है कन्वेंस अलाउंस और हॉर्स अलाउंस, तीसरा है माइलेज अलाउंस, चौथा है डेली अलाउंस, और फिफ्थ है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग। अच्छा, कल एक सवाल आप में से ही किसी ने पूछा था सैंक्चुअरी अलाउंस के बारे में। किसका सवाल था, किसका सवाल था, याद है? आप में से ही किसी ने पूछा होगा सैंक्चुअरी अलाउंस के बारे में। कौन पूछा था, आप बता, अच्छा कोई बता सकता है कि हमारे डिपार्टमेंट के केस में अगर हम देखेंगे तो किसी को सैंक्चुअरी अलाउंस मिलता है? कोई एग्जांपल दे पाइएगा? क्या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में भी सैंक्चुअरी अलाउंस जो है वो मिलता है कि नहीं मिलता है? एडी लोगों को मिलता है, नहीं मिलता है?
बताइए फटाफट से, मिलता है कि नहीं मिलता है? तो मैं आपको एक शेयर करूंगा, 2017 में 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर डीओपीटी के द्वारा एक गाइडलाइंस इशू किया गया था, जिसमें सीलिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफिस एक्सपेंडिचर इन हॉस्पिटलिटी, है ना, सारा क्लास वन ऑफिसर को नहीं मिलता है मंदाकिनी जी, सारा क्लास वन ऑफिसर को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको एक लिमिट दिया गया है, आप मैं आपको ग्रुप में आज शेयर भी कर दूंगा। नॉर्मली देखिए, सैंक्चुअरी अलाउंस का मतलब होता है अतिथि भत्ता या फिर सत्कार भत्ता, बिल्कुल संतोष जी, उसको बोला जाता है सत्कार भत्ता। और यहाँ पे आपका क्या क्या बताया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको मिलता है 45,000 रुपये करके, उनको पर मंथ आपका ये दिया जाता है, पे दिया जाता है। चीफ डिफरेंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, उनको 34,000 करके दिया जाता है। बिल्कुल, कैबिनेट सेक्रेटरी को भी मिलता है। सची जी, कितना मिलता है बता पाइएगा? कैबिनेट सेक्रेटरी को सैंक्चुअरी अलाउंस कितना मिलता है? उनको मिलता है 23,000 रुपीज। ठीक है, उनको मिलता है 23,000। बिल्कुल शिवेन जी, एंटरटेनमेंट टू गेस्ट इसके लिए, या फिर रिफ्रेशमेंट बोल सकते हैं। एंटरटेनमेंट में तो बहुत कुछ होता है ना, आप रिफ्रेशमेंट आप बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आपका हाई कोर्ट का जज, इनको दिया जाता है 27,000। अब ट्रेनिंग स्टैब्लिशमेंट में देखिए, डिपार्टमेंट में जब हम आए हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के भीतर, तो इसके लिए आपका एक तो बताया गया ट्रेनिंग स्टैब्लिशमेंट। ट्रेनिंग स्टैब्लिशमेंट में डायरेक्टर और जो हेड होता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, उनको दिया गया 8,000 रुपये, उनके लिए दिया गया 8,000 रुपीज़। ठीक है, फिर आपका कोर्स डायरेक्टर, काउंसिलर, जुडिशियल ऑफिसर इन सुप्रीम कोर्ट, इन्हीं लोगों को आपका दिया गया है, बाकी और किसी को इसमें नहीं दिया गया है, याद रहेगा। तो अगर हम अपने यहाँ पे देखें तो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि डिफरेंट मान लो कि पीटीसी वगैरह हो सकता है, या फिर मान लीजिए रकनपा गाजियाबाद है ना, वो ट्रेनिंग स्टैब्लिशमेंट के भीतर आएंगे, तो वहाँ पे जो उसका हेड रहेगा या फिर डायरेक्टर रहेगा, उनको मिल सकता है। बाकी हमारे डिपार्टमेंट में अभी किसी को भी इसके भीतर आपका नहीं रखा गया। ठीक है, चलिए मैं आपको शेयर कर दूंगा आज ग्रुप में। चलिए, ये किसी का डाउट था, शायद हमको किसी ने पूछा था सैंक्चुअरी अलाउंस के बारे में, तो हम सोचे कि चलो आप लोगों से थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, तो मैक्सिमम अमाउंट था 45,000, ट्रेनिंग स्टैब्लिशमेंट में हो गया 8,000, कैबिनेट सेक्रेटरी का हो गया 23,000। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस, परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस जो है ये क्या होता है ना। तो इसको डिफाइन किया गया, कहाँ पे डिफाइन किया गया? SR 22 में इसको डिफाइन किया गया। SR 22 में डिफाइन किया गया। क्या बोला गया? बोला कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई who needs to travel frequently, a government employee who needs to travel frequently for work can be given a fixed monthly traveling allowance by the competent authority, by the competent authority। तो ये हर एक आदमी को नहीं मिलेगा, ये हर एक आदमी को परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस क्या दिया गया कि कोई एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना पड़ता है ऑफिस पर्पज से, वर्क पर्पज से, उस जगह पे उस बंदे को फिक्स मंथली ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जा सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। अब अगर दिया जाएगा तो कितना दिया जाएगा? तो बोला कि अगर ये दिया जा रहा है, परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जा रहा है, तो दिस अलाउंस रिप्लेसेस ऑल अदर ट्रैवल अलाउंस। उस बंदे को और किसी भी प्रकार का दूसरा ट्रैवल अलाउंस जो है वो नहीं मिलेगा, है ना। तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर हम परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस देते हैं, तो उसको दूसरा किसी भी प्रकार का ट्रैवल अलाउंस जो है मैं नहीं दूंगा। और इट इज पेड थ्रू आउट द ईयर, इसको पूरा साल भर के लिए दिया जाता है, भले ही वो एम्प्लॉय जो है वो हेडक्वार्टर में रहे या ना रहे, इट डजेंट मैटर, वो हेडक्वार्टर में रहे या ना रहे, उनको थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द ईयर ये परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस जो है दिया जाता है। ठीक है, अब क्या बोला गया? बोला गया SR 23 हमको बताता है कि ये कितना कैसे क्या होगा। तो बोला गया, जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ज्वाइनिंग टाइम के समय पे परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाता है, उसके साथ और दो चीज़ जोड़ लीजिए।
ज्वाइनिंग टाइम पे तो नहीं मिलेगा। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट छुट्टी में रहेगा या फिर टेम्पोररी ट्रांसफर में रहेगा, है ना, छुट्टी में रहेगा या फिर टेम्पोररी ट्रांसफर में रहेगा, तो उस जगह पे भी उस गवर्नमेंट सर्वेंट को आपका परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो नहीं दिया जाएगा। ठीक है। इफ अनदर टाइप ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस इज ड्रॉन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, द परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस इज नॉट गिवन। हम ऑलरेडी देखे कि ऑलरेडी लास्ट पेज में भी हम लोग देखे कि किसी भी दूसरे प्रकार का ट्रैवलिंग अलाउंस अगर उस बंदे को दिया जाता है तो ये परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस जो है उनको नहीं दिया जाएगा। और जितना दिन वो छुट्टी पे रहेगा या फिर मान लो कि ज्वाइनिंग टाइम इस दौरान, है ना, उनको कितना मिलेगा, तो बोला कि ये जो एब्सेंस है इसके लिए बोला कि 1/30 ऑफ द मंथली अलाउंस इज डिडक्टेड। 1/30 ऑफ द मंथली अलाउंस इज डिडक्टेड फॉर ईच डे ऑफ एब्सेंस। यहाँ पे तो जो मंथली उनका पेमेंट रहेगा परमानेंट ट्रेवलिंग अलाउंस, तो मान लो कि यहाँ पे हमारा मान लेते हैं कि हमारा कि 10,000 रुपया या फिर मान लीजिए कि 9,000 रुपया हमारा मंथली होता है परमानेंट ट्रेवलिंग अलाउंस। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब इसको हमको क्या करना है, 30 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने पे कितना आएगा आपका, मान लो 30, 300, है ना। तो 300 हुआ मेरा प्रतिदिन का। अब 300 मेरा प्रतिदिन है। अब मान लीजिए मैं 5 दिन एब्सेंट था, है ना, या फिर मैं छुट्टी में था, ज्वाइनिंग टाइम पे था, तो ये 5 दिन के लिए कितना काटेंगे, तो 300 इंटू 5 कर दो, तो भाई 1,500 रुपए जो है उस जगह पे उस बंदे से डिडक्ट किया जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारा एक बताया गया है परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में। और 2-3 इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज ये हो गया कि अगर वो छुट्टी में है, टेम्पोररी ट्रांसफर में है और ज्वाइनिंग टाइम पे है, तो ईच डे ऑफ एब्सेंस के लिए 1/30 ऑफ द मंथली अलाउंस, एक महीने में जितना दिया जाता है उसका 1/30 जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा फॉर ईच डे ऑफ एब्सेंस। क्लियर है। तो ये हमारा परमानेंट ट्रैवलिंग अलाउंस है जिसके बारे में एसआर 22 और एसआर 23 में आपका बताया गया है। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस ये भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सवाल पूछा जा सकता है। क्या क्या बताया गया इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैंने ये भी कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे दिया गया जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग देखेंगे। क्या बोला गया, बोला कि कंपिटेंट अथॉरिटी में ग्रांट ऑन सच कंडीशन एज इट थिंक्स फिट ए मंथली कन्वेंस अलाउंस और हॉर्स अलाउंस टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट who is required to travel extensively within a short distance from headquarter under the condition that do not make them eligible for daily allowance, है ना। तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो जिसको डेली अलाउंस हम नहीं देते हैं बट उनको शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रैवल करना रहता है, शॉर्ट डिस्टेंस का ट्रैवल करना रहता है हेडक्वार्टर से, उस जगह पे कंपिटेंट अथॉरिटी क्या कर सकता है, उस बंदे को मंथली कन्वेंस, जिसको एक समय पे हम लोग हॉर्स अलाउंस भी बोलते थे, तो ये मंथली कन्वेंस या हॉर्स अलाउंस जो है उस बंदे को दिया जाएगा। कब दिया जाएगा, किस गवर्नमेंट सर्वेंट को दिया जाएगा, जो गवर्नमेंट सर्वेंट रेगुलर एक्सटेंसिव ट्रैवल करता है। एक्सटेंसिव का मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता है, शॉर्ट डिस्टेंस का बहुत ज़्यादा ट्रैवल रहेगा, उस जगह पे कंपिटेंट अथॉरिटी जो है इस बंदे को क्या कर सकता है, कन्वेंस अलाउंस आपका ग्रांट कर सकता है। अब इस कन्वेंस अलाउंस को लेने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कन्वेंस अलाउंस कब मिलेगा। तो बोला गया अगर उस बंदे का मंथली जो रन है ना, वो एटलीस्ट 200 किलोमीटर से ज़्यादा होगा। बेसिकली और प्रिसाइजली हम लोग बोलेंगे 201 और अबव, 201 एंड अबव, 201 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा अगर डिस्टेंस होता है ना, मोर देन 200 बोला गया, बट आप इसको याद रखिए 201 से ज़्यादा। क्यों, क्योंकि आगे जब हम देखेंगे ये चार्ट दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया, 201 से लेके 300 किलोमीटर के भीतर रहेगा तो इतना मिलेगा, 301 से 450 रहेगा तो इतना मिलेगा। तो डिस्टेंस मेरा एटलीस्ट 201 किलोमीटर का होना चाहिए। क्लियर है। फिर क्या बोला गया, बाइसाइकिल जर्नी डू नॉट क्वालिफाई फॉर कन्वेंस अलाउंस। तो
बाईसाइकिल जर्नी अगर करता है कोई बंदा या फिर वॉक करता है ना, तो वो जो है आपका कन्वेंस अलाउंस के लिए क्वालिफाई नहीं करेगा। इसके लिए बाईसाइकिल जर्नी अगर होता है तो डिफरेंट गवर्नमेंट सर्वेंट को एक अलाउंस दिया जाता है, जिसको हम लोग साइकिल अलाउंस भी बोलते हैं। आगे हम लोग उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। बोला जा रहा इट शैल बी पेड ओनली इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट यूजेज ए मोटरसाइकिल और कार। खास करके इसका एग्जाम्पल अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के केस में देखें, इसका एग्जाम्पल टाइप मैं एक बता रहा हूँ आपका। मान लीजिए ऐसा किस प्रकार के ऑफिसर का हो सकता है या ऑफिशियल का हो सकता है, तो जैसे मान लीजिए हमारा एनडीसी है, नोडल डिलीवरी सेंटर। तो नोडल डिलीवरी सेंटर में जो पोस्टमैन काम करता है ना, जो पोस्टमैन काम करता है नोडल डिलीवरी सेंटर पे, उनको क्या करना रहता है, बाइक पे ही आपका आर्टिकल डिलीवरी करना रहता है ना। उनको क्या करना रहता है, बाइक पे अपना आर्टिकल डिलीवरी करना रहता है, और उस बंदे को बहुत ज़्यादा रन भी होता है। तो यहाँ पे उनको मान लो कि हम कन्वेंस अलाउंस जो है आपका प्रोवाइड कर सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ और सर्टेन कंडीशन भी है जो हमको ध्यान में रखना रहता है ना। बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस प्रकार का केसेस हमारे दिमाग में आ सकता है ना। फिर क्या बोला गया, बोला गया नॉट एडमिसिबल इफ एब्सेंस एक्सीड्स 15 डेज इन ए कैलेंडर मंथ फ्रॉम द हेडक्वार्टर। जिस बंदे के नाम पे हम कन्वेंस अलाउंस दे रहे हैं, किसी पर्टिकुलर महीने में अगर वो 15 दिन से ज़्यादा हेडक्वार्टर से एब्सेंट होता है, तो उस जगह पे उस बंदे को कन्वेंस अलाउंस नहीं दिया जाएगा। ज्वाइनिंग टाइम, लीव, टेम्पोररी ट्रांसफर, जो हम लोग परमानेंट ट्रेवलिंग अलाउंस के केस में भी देखे थे, इस टाइम पे ये आपका नहीं दिया जाता है ना। तो ये हमको याद रखना रहेगा। चले आगे बताया। अच्छा, आगे क्या बोला गया, बोला गया ऑफिसर ग्रांटेड टू दिस अलाउंस कैन नॉट क्लेम अदर ट्रैवलिंग अलाउंस। अब यहाँ पे भी कंडीशन वो कर दिया कि जिस बंदे को हम किसी ट्रैवलिंग अलाउंस देते हैं, जिस बंदे को किसी दूसरे प्रकार का ट्रैवल अलाउंस मिलता है, दूसरे प्रकार का ट्रैवल अलाउंस मतलब मान लो कि डेली या फिर माइलेज अलाउंस, इसके बारे में आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसको डेली अलाउंस या फिर मान लो कि माइलेज अलाउंस मिलता है, उस बंदे को कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलेगा। जिस कारण से मैं बोला कि आप पूरा इस तरीके से खाली पोस्टमैन बोल नहीं सकते, बट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा था, है ना। अब कंडीशन क्या दिया गया, तो एक कंडीशन दिया गया, जिस बंदे को डेली या माइलेज अलाउंस मिलेगा उस बंदे को कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलेगा, ठीक है, पहला एक कंडीशन। दूसरा, कन्वेंस अलाउंस के लिए उस बंदे को जर्नी कितना करना रहेगा, तो बोला गया अप टू 16 किलोमीटर फ्रॉम हेडक्वार्टर। सॉरी, ऑफिसर ग्रांटेड दिस अलाउंस कैन नॉट क्लेम ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर जर्नी अप टू अदर टर्म फॉर जर्नी अप टू 16 किलोमीटर फ्रॉम हेडक्वार्टर बियॉन्ड 16। अच्छा चलिए, सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ हमारा जो थोड़ा सा छूटा हुआ था कि डेली और माइलेज अलाउंस अगर किसी बंदे को दिया जा रहा है, तो वहाँ पे हम बोले थे कि ट्रैवलिंग अलाउंस जो है, ये कन्वेंस अलाउंस जो है नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे कंडीशन को थोड़ा और प्रिसाइज किया गया, बोला गया 16 किलोमीटर के भीतर तक का अगर डिस्टेंस है, उसके लिए अगर उस बंदे को डेली या माइलेज अलाउंस मिलता है, तो वहां पे हम इस बंदे को कन्वेंस अलाउंस नहीं देंगे। क्लियर है। अगर किसी बंदे को 16 किलोमीटर के भीतर हेडक्वार्टर से डिस्टेंस होता है, 16 किलोमीटर क्यों रखा गया, जाने का 8 और आने का 8, मान लो 8 16 किलोमीटर के भीतर का डिस्टेंस है, ये कवर करने के लिए उस बंदे को मैं डेली या फिर माइलेज अलाउंस में दे रहा हूँ। तो अगर मैं माइलेज अलाउंस दे रहा हूँ तो कन्वेंस अलाउंस नहीं दूंगा, है ना। अगर कन्वेंस अलाउंस में दे रहा हूँ, उस बंदे को मैं माइलेज अलाउंस जो है वो नहीं दूंगा। क्लियर है। बट अगर 16 किलोमीटर से ज़्यादा है तो दूसरा ट्रैवलिंग अलाउंस जो है वो बंदा ले सकता है, उस केस में इशू नहीं है। बट 16 किलोमीटर के भीतर का डिस्टेंस के लिए डेली या माइलेज अलाउंस अगर मिलेगा, तो उस केस में उस बंदे को कन्वेंस अलाउंस नहीं मिलेगा। क्लियर है। अब अलाउंस इज ग्रांटेड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स एट ए टाइम। जैसे साइकिल अलाउंस होता है, हम एक बार में एडवांस में ग्रांट करते हैं फॉर 2 ईयर्स, तो 2 साल तक के पीरियड के लिए हम क्या करते हैं, आपका कन्वेंस अलाउंस भी आपका अलाउ करते हैं। इसका कितना मिलता है एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एमटीएस को हम बोले ना कि अगर दूसरा अलाउंस मिलता है तो उस केस में आपका नहीं मिलेगा, ये डिस्टेंस आपको देखना पड़ेगा। अगर
कितना ये है वो देखना पड़ेगा पहले। और साथ में कुछ और कंडीशन भी है ज्ञानेंद्र जी, जैसे जितना हमको याद आ रहा है यहाँ पे पूरा प्रिसाइज यहाँ पे नहीं किया गया, बट यहाँ पे एक टर्म रखा गया है कि फोर्थ सीपीसी में जिस बंदे का पे लेवल आपका 2800 शायद जितना हमको दिया गया था, 2800 या उसके अबव था, उस बंदे को कन्वेंस अलाउंस मिलेगा। अब 2800 अगर उस टाइम पे आप जाइएगा तो आपका उनका लेवल हो जाता है आज के दिन में लेवल 9 और 10, है ना। तो लेवल 9 और 10 हो गया, मतलब मान लो कि पोस्टमैन या एमटीएस जो है वो लेवल 9 10 पे तो नहीं जा सकता है ना अनल जी, क्लियर है। तो उस जगह पे ये आ जाता है कि बंदा को मिलेगा नहीं, ठीक है। घुमा फिरा के जो इसको लाया हुआ है फाइनली ये है। इस कारण से हम बोले थे कि पोस्टमैन का जो एनडीसी का एग्जाम्पल दे रहे थे, इस कारण से मैं बोला कि ये एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है, बट इस प्रकार का केस हम समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। क्योंकि वहाँ पे देखिएगा, हम अभी तो मेरे पास एक्चुअली किताब जो है मैं आज छोड़ दिया हूँ दूसरे रूम पे, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता जितना हमको याद आ रहा है। कन्वेंस इसमें भी आपका क्लैरिफाई किया गया था कहीं पे, इसमें भी रीइंबर्समेंट व्हीकल आगे देखेंगे हम लोग, टूर कन्वेंस एलिमेंट्स कहीं पे था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, उतना अभी रोड कन्वेंस इसमें तो नहीं है। चलिए आगे देख लेंगे, जर्नी बाई टोंगा कन्वेंस चार्ज, कन्वेंस एलिमेंट्स कैंसिलेशन चार्ज। चलिए अगले क्लास में देख लेंगे, ठीक है। अभी छोड़ते हैं इसको, नहीं तो फालतू टाइम ज़्यादा जाएगा, ठीक है। आज हम लोग इसको ख़त्म कर लेते हैं। हाँ, अब क्या बोला गया, रेट ऑफ कन्वेंस अलाउंस फ्रॉम 1/7/2017, 1/7/2017 से क्या रखा गया, तो बोला गया जहां पे एवरेज मंथली ट्रेवल ऑन ऑफिशियल ड्यूटी 201 से 300 किलोमीटर के भीतर होता है, तो उस जगह पे फॉर जर्नी बाई ओन मोटर कार उसमें कितना मिलेगा, 1680 रुपये, है ना। अपना मोटर कार में अगर जाएगा उस केस में 1680 रुपये। 301 से 450 किलोमीटर तो उस जगह पे 2520 रुपये। 451 से लेके 600 किलोमीटर तो उस जगह पे 3150 रुपये, है ना। फिर आपका 601 से 800 किलोमीटर तो उस जगह पे आ जाएगा आपका 3646 रुपये, है ना। फिर आपका 800 किलोमीटर से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो उस जगह पे कितना आएगा, तो बोला जा रहा है 4500 रुपये, है ना। तो ये अलग अलग जगह पे आपका दिया गया है, जो अलग अलग केसेस में अगर अपना मोटर कार से कोई बंदा जाएगा तो कितना उनको मिलेगा कन्वेंस अलाउंस, उसके बारे में बताया गया। अपना मोटर कार छोड़ के अगर किसी दूसरे मोड में वो बंदा आपका जा रहा है, मान लो जो भी है, साइकिल वगैरह को तो अब रखा नहीं गया, अब कोई घोड़ा जा सकता है या फिर मान लीजिए कुछ दूसरा सवारी अगर कोई करता है, तो वो सारा केस में क्या रखा गया, तो वहाँ पे 556 रखा गया, 201 से 300 के भीतर, 301 से 450, 720, फिर 960। ये थोड़ा सा हमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हमको याद करना पड़ेगा, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, है ना। कुछ लॉजिक भी नहीं बन रहा है जिस लॉजिक में हम इसको याद रख सकते हैं, पर सवाल पूछने का चांसेस कम है, यहाँ से बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए चिंता भी नहीं करना है उतना ज़्यादा, ठीक है। अब कन्वेंस अलाउंस हमने बोला था जैसे डिफरेंट गेजेटेड ऑफिसर को मिलता है, तो ये गेजेटेड ऑफिसर को जब कन्वेंस अलाउंस दिया जाएगा, इसका सैंक्शन करता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मतलब आपका पीएमजी एंड अबव, है ना। तो वो आपका आप सैंक्शन करेगा कन्वेंस अलाउंस। और इस जगह पे हम और भी एक चीज़ देख रहे थे, कन्वेंस अलाउंस साल में यहाँ पे एक हमको याद आ रहा है शायद 2 बार आपका सैंक्शन किया जाता था, और उसका रिपोर्ट आपका पोस्टल डायरेक्टोरेट में भेजा जाता था। जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के केस में है, उस जगह पे उसको पोस्टल डायरेक्टोरेट में भेजा जाता है कि कितना आपका कन्वेंस अलाउंस जो है आपका दिया गया, है ना। इसके बाद कन्वेंस अलाउंस को अगर हम छोड़ दें, इसके बाद एक साइकिल अलाउंस आता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में अगर आएंगे तो जो डिविजनल हेड है वो सैंक्शन करते हैं। और एलिजिबिलिटी यहाँ पे रेट कितना है, तो 180 पर मंथ। और एक एलिजिबिलिटी कंडीशन दिया गया कि एटलीस्ट 16 किलोमीटर पर डे डिस्टेंस जो है कवर होना चाहिए,
है ना। 16 किलोमीटर पर डे का डिस्टेंस कवर होना चाहिए। अब कंडीशन फॉर साइकिल अलाउंस में कुछ और बात दिया गया, जैसे कन्वेंस अलाउंस में हमने देखा था कि लीव, ट्रेनिंग, टेम्पोररी ट्रांसफर ये समय पे नहीं मिलेगा। एक साथ में 2 साल के लिए आपका सैंक्शन होता है ना। 2 साल के लिए आपका सैंक्शन होता है और इसको रिव्यू किया जाता है आफ्टर 2 ईयर्स। सब्सटीट्यूट इन लीव वैकेंसी कैन गेट साइकिल अलाउंस। अगर मेरा कोई सब्सटीट्यूट मैं दे के गया हूँ तो उस जगह पे साइकिल अलाउंस उस बंदे को भी मिल सकता है। एबीपीएम, बीपीएम एंड जो डिफरेंट जीडीएस होता है ना, उसके लिए डिस्टेंस जो है कितना किया गया, ये आपका 10 किलोमीटर का डिस्टेंस रखा गया, जहाँ पे उनको 180 रुपये प्रति मंथ आपका साइकिल अलाउंस दिया जाता है। तो आपको सवाल पूछा जा सकता है कि एबीपीएम, बीपीएम, ये जो डिफरेंट जीडीएस है उनके लिए आपका कितना किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा साइकिल अलाउंस के लिए। तो आपको याद रखना है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा साइकिल अलाउंस के लिए। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है, सवाल आपका यहाँ से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक दिक्कत कुछ बताइए, है ना। तो डिपार्टमेंटल के लिए अगर साइकिल अलाउंस दिया जाता है, वो आपका डिस्टेंस कितना होगा, वो डिस्टेंस हो जाएगा आपका 16 किलोमीटर। डिपार्टमेंटल के केस में अगर साइकिल अलाउंस मिलता है ना, मतलब जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो एलिजिबल है, साइकिल अलाउंस मिल रहा है, तो वो डिस्टेंस होगा 16 किलोमीटर। बट आपका अगर जीडीएस है तो उस केस में डिस्टेंस हो जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको आज यहाँ तक पढ़ना है और इसके साथ मैं आपको कुछ ये पीपीटी भी मैं शेयर कर रहा हूँ, ये नोट भी आपको, ये वाला टेबल आज पूरा याद करना है, ये वाला पोर्शन आज पूरा याद कर लेना है। मैं फालतू आज बता के बहुत ज़्यादा इसका समय आपका बर्बाद नहीं करूँगा। ठीक है, ये वाला आपको पूरा याद कर लेना है। और क्या क्या याद करिएगा, एक टेबल ये याद कर लीजिए, एक टेबल ये वाला याद कर लीजिए। ठीक है, और सॉरी, चलिए ये दो टेबल जो है, चलिए यही दो टेबल आज आप याद कर लीजिएगा। बाकी और जितना आज हम लोग डिस्कस किए हैं उतना रहने देते हैं। कल के क्लास में हम लोग बाकी जो पोर्शन है और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ इसके भीतर है, तो कल के क्लास में हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, है ना। इसके भीतर अगर आपका कोई डाउट रह गया, आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, हमको भेज भी सकते हैं, है ना। कल के क्लास में भी हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है बताइए, यहाँ तक कुछ डाउट है तो बता सकते हैं आप लोग। एक्चुअली आज जब हम लोग क्लास कर रहे थे ना, तो प्लान थोड़ा दूसरा था और फाइनली जाके कुछ दूसरा हो गया। पहले मैं सोच रहा था आप लोगों को कुछ दूसरा चीज़ बताएंगे, ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में ही। पहले मेरा प्लान था कि खाली स्वामी हैंडबुक को ही आज हम कवर करेंगे, फिर देखे कि नहीं, खाली स्वामी हैंडबुक कवर करने से आपको ट्रैवलिंग अलाउंस का कंसेप्ट जो है क्लियर नहीं होगा। डिफरेंट जो आज के दिन में ज़रूरी है वो तो मिल जाएगा, बट कंसेप्ट जो है वो आपका क्लियर नहीं रहेगा, जिस कारण से फिर हम सोचे कि पहले जो एसआर है डिफरेंट ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर जाके उसके साथ साथ स्वामी हैंडबुक का जो प्रोविज़न है उसको भी अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, है ना। चलिए, तो यहाँ तक कुछ डाउट नहीं है, अगर डाउट नहीं है तो ऑल क्लियर आप लिख सकते हैं। और हम लोग आज का क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, कल हम लोग फिर मिलेंगे। ठीक है, और 9 बजे से ही हम लोगों का क्लास रहेगा। और अनलेस आपको ग्रुप में कोई दूसरा मैसेज भेजा जाए कि सेपरेट लिंक जो है, जीएफआर क्या होता, जीएफआर क्या होता है, जिन सवाल हम समझे नहीं, जीएफआर क्या होता मतलब, जीएफआर का क्लास आपका रहेगा, ठीक है। जनरल फिनेंशियल रूल्स जो है उसका क्लास आपका रहेगा। अगर आप आईपी एग्जाम का प्रिपरेशन ले रहे हैं तो चैप्टर 2 और चैप्टर 6 जितना हमको याद आ रहा है आपके सिलेबस में है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसको अच्छा डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत आपका नहीं रहेगा। ज्ञानेंद्र जी, आप डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के लिए ही कर रहे हैं ना। मेल कन्वेंस चार्जेस
विच टाइप ऑफ पेमेंट, कन्वेंस चार्जेस ही एक दिया जा रहा है, कौन सा टाइप का पेमेंट आप बोलिएगा, उसको एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का पेमेंट के भीतर आप ट्रीट करेंगे, है ना। एक बार उसको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का पेमेंट के भीतर वो आएगा, ठीक है। हाँ, डिपार्टमेंट छोड़ के यूपीएससी दे के आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ज्ञानेंद्र जी पिटाई खाएंगे आप, ऐसा होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, ऐसा होने का कोई चांस ही नहीं है। मैक्सिमम आपका डीपीएस डीपीएस तक ही नॉर्मली समाप्त हो जाता है, बड़ा रेयर कंडीशन में पीएमजी तक जा सकता है, बट उससे ज़्यादा नहीं जा सकता है, ठीक है। एज डीपीएस तो बनता ही है, डीपीएस तो बहुत सारा बनता है, डीपीएस के बाद नॉन फंक्शनल ग्रेड भी मिल जाता है, बड़ा रेयर कंडीशन पीएमजी तक भी नहीं जाएगा। मैक्सिमम जितना आपका नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस जो है, नॉर्मली डीपीएमएस में नॉन फंक्शनल ग्रेड तक जो है वहाँ तक जाते जाते ही सर्विसेज खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए, तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। कल हम लोग फिर मिलेंगे, आप सबको धन्यवाद। चलिए अक्षय जी भी बहुत दिन बाद ज्वाइन किए हैं। चलिए, ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, शुभ रात्रि।